आज का जो हमारा टॉपिक है वो कमला दास के ऊपर है। और क्लास चल रही है ये एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड हो पीजीटी हो कमला दास दोनों जगह लगी हुई है, लेकिन अगर यूपी टीजीटी की हम बात करेंगे तो उसमें कमला दास नहीं है। वहां केवल फोर राइटर्स है आपके। उसमें विलियम शेक्सपियर आपका, विलियम वर्ड्सवर्थ है, गाल्सवर्दी है और जॉन मिल्टन। ये चार राइटर है हमारे। ओनली फोर राइटर्स इन यूपी टीजीटी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यूपी पीजीटी की, जिसमें 17 राइटर्स है, 17 है। 17 में से तीन राइटर उसमें इंडियन राइटर है, और इंडियन राइटर में निजिम का है, कमला दास का है और फिर मुल्कराज आनंद है। तो कमला दास और निजिम ये दोनों पोइट है। कमला दास एक पोइटेस है। और आज बात करेंगे कमला दास की इंडियन लिटरेचर की। तो इंडियन लिटरेचर में आपके एलटी ग्रेड में कमला दास की ओनली वन पोएम लगी हुई है, वो है एन इंट्रोडक्शन। इस पोएम के नाम से ही क्लियर हो जाता है कि यहाँ इंट्रोडक्शन है खुद कमला दास का। तो कमला दास अपने बारे में बात करती है। वैसे जब कमला दास का नाम आता है, जिन बच्चों ने कमला दास के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा, एक पिक्चर निकल करके आती है। ये एक कन्फेशनल पोइटेस है। कन्फेशनल जो होता है, अपने अपने गुनाहों को, अपनी कमियों को, अपने कुछ फॉल्ट होते हैं उन्हें कन्फेस कर लेना, स्वीकार कर लेना। तो ये स्वीकार कर लेती है, सब बातों को बता देती है। ये सोचती है मेरे रीडर्स जो लिखती है ना, इस तरीके से लिखती है, सब बता देती है। कुछ काम गलत भी होते हैं ना, जैसे आप बच्चे हो, कोई काम गलत हो गया, आप एक राइटर बन जाओ, तो आप अपने कमियों को भी सबको दिखा दो। तो इसे कहते हैं कन्फेशनल। तो ये कन्फेशनल है, इसने कोई चीज अपने रीडर से नहीं छिपाई है। ऐसी ऐसी बातें बता दी जिन्हें कोई बता भी नहीं सकता, और खासकर एक लेडी होकर के तो कोई डिस्प्ले कर ही नहीं सकता, कोई नहीं शो कर सकता। लेकिन कमला दास की राइटिंग में यही था कि इसने सब चीजें। 1934 में इसका जन्म हुआ और 2009 में ये, अभी मतलब 2009 में ये एक्सपायर हुई। तो ये कमला दास थी जिसने अपनी एक एक चीजों को अपने रीडर्स को बताना चाहा कि भाई मैं एक एक बात बताना चाहूंगी। इसलिए बहुत ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल टच मिलता है। इस पोएम की बात नहीं कर रहा मैं, एन इंट्रोडक्शन, ये तो नाम से ही क्लियर हो रही है। लेकिन इसकी और भी पोएम की बात करें तो इसने अपने घर के बारे में, जहाँ इसके दादा रहा करते थे वहां की बात करती है। वहां ये स्टार्टिंग, इसका जन्म वहीं हुआ। अपनी दादी की बहुत बात करती है, द ग्रैंड मदर, अपनी ग्रैंड मदर के बारे में। ए होट नोन इन मालाबार, मालाबार जगह थी उसके बारे में। तो यहाँ एक तीन प्लेस की बात हम करेंगे। थ्री लैंग्वेजेस थ्री प्लेसेस इससे कनेक्टेड है। थ्री लैंग्वेजेस कैसे कनेक्टेड है कि ये केरल की थी, केरल में जगह है मालाबार। तो मालाबार तट होता है ना बिल्कुल, समुद्र का किनारा। तो मालाबार के रहने वाली थी। तो मालाबार के बारे में इसने कई पोयम लिखी है, जहां इसने बताया ए होट नून इन मालाबार। जो हम पीजीटी में, जहां कमला दास पूरी को डिफाइन कर रहा होगा, तो वहां करना पड़ेगा आपको। इस पोयम में या इस एल्टी ग्रेड में नहीं करना पड़ेगा। तो ए होट नून इन मालाबार, मालाबार की एक दोपहर के बारे में इसने जिक्र कर दिया। तो वो भी इसकी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, क्योंकि ये बताती है मालाबार में कैसे होता था, कौन कौन आया करता था, दोपहरी का समय होता था जैसे गांव में होता है ना, वो सब बताती है। तोते वाले और वो जो चूड़ियां बेचने वाले, वो सब आते थे। वहां की गर्मी कुछ अलग थी, क्योंकि बाद में इसके जो फादर थे वो बैंक में क्लर्क बन जाते। तो ये वहां से ये शिफ्ट हो जाती है और चली जाती है। ये मतलब यहाँ से, केरल से कैलकाटा पहुंच जाती है। और कैलकाटा में वहां पे रहना स्टार्ट करती है। उसके बाद ये इसकी शादी हो जाती है और फिर ये मुंबई पहुंच जाती है। छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी कमला दास की। तो ये ऐसा इसका दिखाया गया। तो तीनों जगह आ गई, मतलब मुंबई भी, कैलकाटा भी और मालाबार मतलब केरल भी। तो केरल में जो इसकी मातृभाषा थी, जो मदर टंग थी, वो मलयालम थी। तो ये मलयालम में अपनी भाषा में भी इसने लिखा है, तो उसमें भी राइटिंग करी है इसने। लेकिन ये फेमस हुई है इंग्लिश में लिखने की वजह से। तो इंडियन राइटर जिसने इंग्लिश में लिखा है, तो इंग्लिश इसने बहुत ज्यादा, मतलब इसकी सबसे फेवरेट लैंग्वेज अगर देखा जाए तो वो इंग्लिश थी। तो इंग्लिश में, मलयालम और हिंदी तीनों भाषाओं को जानती थी। तो तीन भाषा से जुड़ी हुई है और तीन जगह से जुड़ी हुई है। मालाबार मतलब केरल हो गया, और कलकत्ता जो हो जाता है पश्चिम बंगाल में है, और महाराष्ट्र में मुंबई है। तो मुंबई, कलकत्ता और मालाबार, या आप केरल कह सकते हो, ठीक है ना। तो तीन जगह से जुड़ी हुई होगी। जहां पैदा हुई है वो मालाबार है, जहां इसके पिता मतलब शिफ्ट हो गए थे जॉब में, तो वहां चली गई वो कलकत्ता है। उसके बाद ये चली जाती है, मतलब इसकी शादी हो जाती है तो मुंबई है। हालांकि अगर इसके रिश्ते की बात करें, मतलब इसकी शादी के बाद आफ्टर मैरिज की लाइफ करें, तो उस मैरिज में इसे ज्यादा खुशी नहीं मिली। इसकी एक पोयम अगर आप पढ़ोगे,
फ्रीक नाम है, FREAK, फ्रीक। तो वो फ्रीक पोएम में आप देखोगे कि मतलब इसने बिल्कुल ऐसा बता दिया कि मेरा जो हस्बैंड था, मैं वो हालांकि मुझे पीटता नहीं था, मारता नहीं था, मुझसे बदतमीजी नहीं करता था, उसके बावजूद भी आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई हस्बैंड। उसके पीछे लॉजिक बताती है और बता देती है अपने रीडर्स को। ये चीज देखने को मिलता है कि कमला दास कोई बात नहीं छिपाती मोस्टली। अगर मैं इसकी एक चीज को आपको बताना चाहूं, बस वन लाइन में आप समझने की कोशिश करना। मतलब ही इज सेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड, शी इज सेटिस्फाइड विद हर हस्बैंड ओनली इन रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप में तो है, लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप जो आफ्टर मैरिज होती है, उससे ये संतुष्ट या सेटिस्फाइड नहीं थी। और वो चीज बताना एक लेडी के लिए बहुत टफ बात हो जाती है। इसने अपनी पोयम में इस बात का जिक्र कर दिया, और एक जगह नहीं कई पोयम में कर दिया। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भाई ये किस तरीके की लेडी थी। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग सी डिस्क्लोजेस, वो डिस्क्लोज कर देती है, अपनी पोएम्स में बता देती है, अपने वर्क के अंदर डिस्कस कर देती है। तो भाई ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। ये अब इसे खूबी कह लो या कमी कह लो, क्योंकि उस टाइम पे लेडीज जो एम्पावरमेंट है वो बढ़ रहा था, मतलब लेडीज अपने राइट्स के लिए लड़ रही थी। तो बात हम करें, अगर एक मोटी मोटी सी बात कर ले 90-70 की, 90-80 की, तो यहाँ पर जो लेडीज है वो इतनी भी नीचे नहीं है। जैसे पुरानी बात कर ले, अब थोड़ा सा वो अपने अधिकारों को जानने लगी थी। तो उस टाइम की ये लेडी है। इसका मतलब एक तरीके से फेमिनिज्म वाला काम कर रही है, लेडीज को जागृत कर रही है, उन्हें एंकरेज कर रही है, उनके अंदर नॉलेज पैदा करने के लिए ऐसी पोयम्स, ऐसे वर्क इसने डाले हैं। और इन्हीं चीजों से पता लगता था। भाई क्या होता था, लेडीज पढ़ती है इन चीजों को तो उन्हें पता लगेगा कि अच्छा, इसका मतलब जो लेडीज में ये कमियां हैं, ये यहाँ ये बताती है कि हमें ये बंधन है, ये मेल डोमिनेटेड कंट्री है जो हमारा इंडिया है, ये हमें इन इन चीजों में दबा देता है, हम यहाँ पर बहुत ज्यादा असहाय हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं। एक लेडी होकर ये वो सारी बातें बताती है जो एक कॉमन लेडी नहीं बयां कर सकती। तो ये एक कॉमन लेडी वाली एक लेडी बनती है, अपने आप को आई कहती है, आई एम ए वुमेन। तो आई एम ए वुमेन से मतलब है ये अपने आप को सब लेडीज का एक ये कह दो एक सैंपल बताती है कि आई एम द सैंपल ऑफ ऑल लेडीज। आप मेरी सुनोगे तो आपको मेरे दर्द में और लेडीज की जो प्रॉब्लम्स है वो दिखाई देगी, द प्लाइट ऑफ वुमेन, उनकी जो दुर्दशा है, जो उनकी परेशानियां हैं, वो ये बता करके बयान करती है। ऐसी है कमला दास। इसकी पोएम के अंदर नॉस्टैल्जिक थीम भी देखने को मिलती है, इसमें नहीं है। इस पोएम में नॉस्टैल्जिक होता है अपने घर के लिए परेशान, मतलब होम सिकनेस। तो इसकी कुछ पोएम है, जैसे मैंने अभी बता रहा था, ए हॉट नून इन मालाबार, तो मालाबार को याद करती है, जहां इंसान अपने प्लेस के बारे में बात करे, अपने घर को याद करे, तो वो चीजें हो जाती है। तो यहाँ अब ये पोएम है इसकी एन इंट्रोडक्शन, आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और टोटल ये जो पोएम है इसमें इसने अपना ऑटोबायोग्राफिकल टच दिया है, A to Z इसने अपने बारे में बताया है, स्टार्टिंग में इससे लेकर के और बाद तक ये सारी बातों को बताती है। थोड़ी लेंथी पोएम जरूर हो जाएगी, लेकिन लाइन टू लाइन जाना पड़ेगा। जब मैं पीजीटी को पढ़ाता हूँ तो उस समय इस पोएम को डिटेल में डिस्कस नहीं करता, इसके क्वेश्चन जरूर करा देता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन एलटी ग्रेड के अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये पोएम ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ केवल एक ही पोयम है इसकी, और वो है एन इंट्रोडक्शन। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे, इसकी लाइन टू लाइन चलते हैं, एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर करूंगा। देख लेते हैं फर्स्ट स्टैंजा इसका किस तरीके से पोयम को स्टार्ट करती है। कहती है, आई डोंट नो पॉलिटिक्स। सबसे पहले इसने जैसे एक सरोजनी नायडू का नाम आपने सुना होगा, और एक कमला दास। कमला दास, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू की भी आपने एक दो पोयम पढ़ी होगी, जैसे द पेलनकिन बियरर है, द विलेज है। तो जो पेलनकिन बियरर है वो सरोजनी नायडू वही है। उसका वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई थी, सरोजनी नायडू तो जुड़ी हुई थी। तो सरोजनी नायडू जो महात्मा गांधी जी के साथ भी रही थी, तो वो सरोजनी नायडू जो पॉलिटिक्स से जुड़ी थी। कमला दास पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए वो देखो अपनी पोएम को अपने बारे में कैसे बताना स्टार्ट करेगी। तो यहां आप देख लो, वो कहती है, आई डोंट नो पॉलिटिक्स। भाई मुझे तो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। लेकिन मुझे नाम पता है उनके जो पावर में है। इसका मतलब पावर में जो नेता, राजनेताओं के नाम पता है, लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में मुझे कोई रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ। जैसे अगर मैं सपोज करो, ज्यादातर लेडीज में तो ये होता ही है, मैं उनसे पूछूं कि भाई
भाजपा में या कौन से रूल्स चल रहे हैं, या गवर्नमेंट में क्या उथल पुथल चल रहा है, आप बताइए। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बताइए, या आप मुझे जैसे मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी, इन दोनों का कंपैरिजन करके बताइए। तो मेनली मोस्टली ऐसा होता है कि लेडीज इन चीजों में लैक ऑफ इंटरेस्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो पॉलिटिक्स में कम इंटरेस्ट लेती है। लेकिन नाम तो पता होता है, नाम ये पता होता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री है ये है, हमारे गृह मंत्री ये है, डिफेंस मिनिस्टर या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ये तो हमें पता हो जाता है। नाम पता होना एक अलग चीज है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट लेना, उसके बारे में ए टू जेड जानकारी होना। कुछ तो ऐसी भी लेडीज क्या जेंट्स भी है जिन्हें नाम तो पता है, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, राजनाथ सिंह का, या निर्मला सीतारमण का, वो नाम जरूर जानते हैं, लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं तो उनके माइंड में पिक्चर नहीं आएगी। आप में से भी नरेंद्र मोदी की तो निर्मला सीतारमण की शायद पिक्चर एक दो ऐसा हो जो आपके माइंड में ना आए। हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है और हमारे माइंड में उसकी पिक्चर भी नहीं है। तो इसका मतलब हम नाम जानते हैं लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं है। ये दिखाता है इस बात को कि वी डू नॉट हैव इंटरेस्ट इन इट। मैं आपसे कहूँ फॉरेन मिनिस्टर हमारा कौन है, आपको पता ही नहीं है, या आपके नाम बता दे तो पिक्चर नहीं आ रही है आपके माइंड में, तो इट मीन्स यू डोंट टेक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। बिल्कुल सेम बात कमला दास कहती है। वो कहती है भाई मुझे पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं नाम जरूर जानती हूँ उनका जो पावर में है, एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक्स। और मैं रिपीट भी कर सकती हूँ जो पावर में रहे हैं। अब पावर में जैसे अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इनके नाम में रिपीट भी कर सकती हूँ। वो कहती है एंड कैन रिपीट देम, मैं उन नामों को रिपीट ऐसे कर सकती हूँ जैसे डेज ऑफ वीक, जैसे सप्ताह के दिन होते हैं, संडे मंडे, ये इस तरीके से। ऑफ नेम्स ऑफ मंथ्स, जैसे मंथ के नाम होते हैं, मंथ है। और बिगिनिंग विद नेहरू, जैसे मंथ का नाम या वीक के डेज जो होते हैं ना, मंथ का नाम जनवरी फरवरी जैसे ये है, या जिस तरीके से आपके डेज ऑफ वीक है, मंडे संडे, जो भी मतलब ये सारे दिन, जैसे ये हमारे उंगलियों पे याद रहते हैं ना, ऐसे रटे हुए मेरे उंगलियों पे नाम जरूर है, बट आई डोंट नो पॉलिटिक्स, या आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट आई कैन टेल यू द नेम ऑफ लीडर्स जो पावरफुल लीडर्स रहे हैं। जैसे आदमी शुरू से बात करने लगे, भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू है, आर के नारायण है, लाल बहादुर शास्त्री है, मैं उनके नाम तो काउंट कर सकती हूँ, और ऐसे गिनवा सकती हूँ जैसे हम संडे मंडे करते हैं, जनवरी फरवरी करते हैं। बिगिनिंग विद नेहरू, और मैं नेहरू से स्टार्ट कर सकती हूँ, मतलब हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे, तो वहां से स्टार्ट करके मैं अब तक के लीडर्स के नाम तो आपको बता सकती हूँ, या पीएम के नाम ऐसे बता सकती हूँ जैसे कोई बच्चा मंथ के नेम और जो डेज के वीक में जो डेज होते हैं संडे मंडे, इन्हें बता सकता है। तो ऐसे, तो ये यहाँ पर नेम्स ना हो के नेम्स है, नेम्स ऑफ मंथ्स है ये, ठीक है ना, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है। आगे देखो, आई एम इंडियन, वो कहती है मैं इंडियन हूँ। वेरी ब्राउन, अब ये कलर में ब्राउन थी, मैंने आपका इसका स्टार्टिंग में फोटो भी दिखाया, थोड़ा सा मतलब इसका कलर जो है ना गेहुआ रंग है। तो वो कहती है कि आई एम ब्राउन, मतलब मैं ब्राउन कलर की हूँ, बोर्न इन मालाबार, और मैं मालाबार जो एक जगह है केरल में, तो मैं केरला में मालाबार की, वहां की लैंग्वेज है मलयालम, तो मलयालम इसकी मदर टंग थी। तो आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ, ब्राउन कलर की हूँ, और बोर्न इन मालाबार, मालाबार में मैं पैदा हुई हूँ। आई स्पीक थ्री लैंग्वेजेस, अब यहाँ क्लियर करती है कि मैं तीन लैंग्वेजेस स्पीक करती हूँ। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस तीनों, या कौन सी लैंग्वेज नहीं जानती तीन में से। अब वो चार लैंग्वेज आ जाएगी वहां पर, मलयालम, इंग्लिश, हिंदी, और एक जैसे कन्नड़ है या कोई और लैंग्वेज, उसमें उर्दू, ऐसा कुछ लिख दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा फ्रॉम विच लैंग्वेज, सेलेक्ट दैट लैंग्वेज विच इज नॉट कनेक्टेड विद कमला दास। अब कमला दास से कौन सी कनेक्टेड नहीं है, तो वहां उर्दू लिखा हुआ है सपोज करो, तो हमें उर्दू पे क्लिक कर देना है। तो कुल मिलाकर के मतलब ये थ्री लैंग्वेजेस है जिनसे वो जुड़ी हुई थी। तो हिंदी तो होती है नॉर्मली, हिंदी, इंग्लिश और आपकी मलयालम। तो आई स्पीक थ्री लैंग्वेजेस, मैं तीनों में बात कर सकती हूँ, बोल सकती हूँ। राइट इन टू, कहती है मैं लिख सकती हूँ दो में, और सपने देखती हूँ एक में। अब ये ध्यान रखना है आपको, अब वो दो लिखने वाली कौन सी है, ये हिंदी में नहीं लिखा इसने, ये मलयालम में लिखा करती थी और इंग्लिश में। और सपना देखने की जो बात कर रही है ना, वो इंग्लिश में कहती है। इसे सबसे ज्यादा लवेबल लैंग्वेज
फॉर हर इट इज इंग्लिश। और यही कारण था कि समाज, जो इर्द गिर्द की जो सोसाइटी थी ना, वो इसे, या इसके जो डियर एंड नियर थे, वे हमेशा इससे कहते थे कि अरे मलयालम में लिखो। हालांकि इसने मलयालम में लिखा है लेकिन छोड़ दिया था इसने। इसने माई स्टोरी एक अपनी पोयम लिखी है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है उसका। और वो अंत कथा करके, मतलब एक टाइटल दे करके, फिर इसने मलयालम में लिखा, बाद में उसे कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखा। मतलब इंग्लिश इसकी ज्यादा फेवरेट लैंग्वेज थी, जो इसके डियर एंड नियर को पसंद नहीं थी। भाई आदमी जो अपने डियर एंड नियर कौन होंगे, जो मलयालम वाले हैं, तो वो कहते थे इससे कि तुम अपनी मदर टंग में जो लिखो। इसे ये भी अच्छा नहीं लगता था, ये दूसरों का दखल ज्यादा पसंद नहीं करती थी, इसलिए ये अपनी पोयम में आप बच्चों को बता देती है। इसीलिए ये कन्फेशनल पोइटेस है। कोई भी, चाहे इसकी कमी है चाहे इसकी अच्छाई है, सब बताती है। बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जब कमला दास को कोई पढ़ता है, तो उसे ऐसा लगता है यार कितनी सच्ची लेडी है, ये कोई चीज छिपाती नहीं है, ये सब बातें बता देती है समाज को। हमें बता देती है, बताओ, अपने घर की बात, घर की छोड़ो, अपने अंदर की बात, दिल की बात, जिसे शायद इसने अपने हस्बैंड से भी शेयर ना करा हो, वो बात ये हमें बता देती है। ऐसी है, इसीलिए इसके वर्क को पढ़ने में इंटरेस्ट लिया करते थे रीडर्स, इसलिए ये फेमस हो गई। अब देखो, ये इसकी क्वालिटी थी, मतलब इसी वजह से ये इतनी फेमस है कि आज इसका नाम इतना ज्यादा ऊपर है। कहती है कि मैं 3 लैंग्वेज बोल सकती हूँ और 2 में लिखती हूँ, और सपना तो मैं एक इंग्लिश में ही देखती हूँ। डोंट राइट इन इंग्लिश दे सेड। कहती है कि इंग्लिश में मत लिखो, उन्होंने कहा। अब उन्होंने कहा ये बोल रही है यहाँ पर, दे यहाँ पे समाज के लिए है। दे यहाँ पर इसके जो डियर एंड नियर है, जो इसके रिलेटिव्स है, जो इसके कजिन्स है, मतलब वो बोल रही है कि भाई उन्होंने कहा, मतलब मुझसे मेरे सगे संबंधी कहते थे कि डोंट राइट इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में मत लिखा करो। और वे कहते थे इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, भाई ये तो आपकी मदर टंग भी नहीं है। वाई नॉट लीव मी अलोन, ये खुद कह रही है। मतलब देखो, कुछ इस तरीके से पोएम बनाई है, कन्वर्सेशनल टोन कहते हैं इसे। कन्वर्सेशन से हो रही है, जैसे वे ये कहते थे, फिर मैं उनसे ये कहती थी, फिर वो ये कहते थे, ऐसे बोल रही है। ज्यादातर ऐसे पोएम आपने देखी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे इसने ऐसे ही बनाया कि जैसे डिबेट चल रही है, 2 व्यक्ति, वे मुझसे ये कहते थे, फिर मैं उनसे ये कहती थी। इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, ये वो कहते थे। डोंट राइट इन इंग्लिश दे सेड, इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग। अब ये पूरी बात ये हो गया ना, उन्होंने कहा, मतलब वे कहते थे, मेरे सगे संबंधी मुझसे कहते थे भाई इंग्लिश आपकी मदर टंग नहीं है तो क्यों लिखती हो, आप मलयालम में लिखो। वाई नॉट लीव मी अलोन, अरे मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो तुम, हे क्रिटिक्स, हे फ्रेंड्स, हे विजिटिंग कजिन्स। वो कहती है कि आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते। क्रिटिक होते हैं आलोचना करने वाले, फ्रेंड्स मेरे दोस्त, या विजिटिंग कजिन्स है जो मेरे कजिन, जो मेरे भाई है, चचेरे भाई बहन जो है वो। तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो भाई, मैं किसी में भी लिखूं, किसी में भी बात करूं, या कुछ भी कहूं। तो वाई नॉट लीव मी अलोन, क्रिटिक्स, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजिन्स, तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो। एवरी वन ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक, मतलब तुम सभी मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो, मतलब मुझे मेरे हाल पे छोड़ो ना। तो विच वन आई वुड लाइक, जो मैं लाइक करूंगी, आई वुड डू दिस वर्क इन दिस थिंग, मैं वैसे ही करूंगी। तो ये तो मेरी चॉइस होनी चाहिए, आप क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हो। तो मैं ऐसा कहती थी उनसे। वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज आई लाइक, क्यों नहीं मुझे बोलने देते तुम जिसमें मैं पसंद करूं बोलना। भाई मुझे जो सी भाषा मुझे पसंद है, मैं तो उसमें ही बोलूंगी। आई वुड लाइक टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज विच आई लाइक, मैं तो उसी में पसंद करूंगी जो मैं लाइक करती हूँ। तो मुझे मेरे हाल में छोड़ो ना। द लैंग्वेज आई स्पीक ऑल माइन माइन एलोन। वो कहती है, वाई नॉट लेट मी स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मुझे किसी भी लैंग्वेज में क्यों नहीं बोलने देते, आई लाइक, जिसे मैं लाइक करती हूँ। द लैंग्वेज आई स्पीक, जिस लैंग्वेज को मैं बोलना चाहती हूँ, ऑल माइन माइन एलोन, जो भी मैं लैंग्वेज बोलना चाहती हूँ मेरी है, अकेली मेरी है। तो ये मेरा अपना टास्क है भाई, ये मेरी चॉइस है, इसे आप मुझे ही करने दो ना। मैं किस लैंग्वेज में बोलना पसंद करती हूँ, किसमें जाना पसंद करती हूँ, किसमें लिखना पसंद करती हूँ, किसमें सोना पसंद करती हूँ, ड्रीम देखना पसंद करती हूँ। तो इसे भी आप देखो, सपना देखना एक, इसने बहुत बड़ी बात बोली है कि मुझे ड्रीम इंग्लिश में है। मतलब जैसे हम सपने देखते हैं ना, तो इंग्लिश, आप क्योंकि आप हिंदी से जुड़े हुए हो, आपको सपने जब आते होंगे तो हिंदी में आते होंगे। लेकिन ये मदर टंग मलयालम की होते हुए, क्योंकि ज्यादातर ये इंग्लिश को प्रेफरेंस देती थी, इंग्लिश में बात करती थी, इंग्लिश में लिखा करती थी, तो इसे सपने भी इंग्लिश में आया करते थे। ये बात बताइए, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इन विच लैंग्वेज डिड कमला दास
ड्रीम, वो किस लैंग्वेज में उसने सपने देखे थे, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सी थी, इंग्लिश लैंग्वेज थी, तो इंग्लिश उसकी ज्यादा प्रेफरेबल लैंग्वेज है, इसे ज्यादा प्रेफर करती थी, ये प्रेफरेबल है, तो ज्यादा प्रेफरेबल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है फॉर कमला दास। नेक्स्ट स्टेंजो को देख लेते हैं। इट इज हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स बट इट इज अ ह्यूमन एज ए ह्यूमन, डोंट यू सी। अब यहाँ पर ये सफाई दे रही है कि मैं इंग्लिश क्यों पसंद करती हूँ, तो वाई डू आई लाइक इंग्लिश लैंग्वेज, मुझे क्यों पसंद थी, उसके पीछे इसने उसका लॉजिक दे दिया इंग्लिश का। क्या कहती है, इट इज हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन। देखो हमारी जो इंग्लिश है ना, वो थोड़ी हिंग्लिश है, मतलब आप देखते होंगे ना, जब हम इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज को देखते हैं उसमें और हमारी में कुछ टर्मोलॉजी कुछ ऐसी है जो मतलब थोड़ी सी इंग्लिश हो जाती है। तो कहती है इट इज हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, जो हम इंग्लिश बोलते हैं वो इंग्लिश है, कुछ इंडियन है, फनी है परहैप्स, मतलब थोड़ी अच्छी फनी मजाकिया लैंग्वेज है, बट इट इज एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन। लेकिन ये ऐसी ह्यूमन लैंग्वेज है जैसे हम मानव है ना, ऐसी मानवीय लैंग्वेज है ये। तो ह्यूमन ये एक, इट इज एज ह्यूमन, ये ऐसे ही ह्यूमन है, मतलब लैंग्वेज को उसने एज ए पर्सोनिफाइड कर दिया कि ये एक मानव की तरह है, जैसे हम मानव है ना ऐसे ही है ये भी। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखते, मतलब ये किससे कह रही है, उन तीनों से, कजिन्स क्रिटिक्स फ्रेंड्स से, जो मुझे मना करते थे, तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि क्या तुम इस चीज को नहीं देखते कि ये लैंग्वेज क्या, ये भी एक ऐसे ही ह्यूमन है जैसे हम ह्यूमन है। इट कैसे ह्यूमन है, देखो बता रही है, इट वॉइस इज माई चॉइस, ये मेरे जोए को वॉइस करती है, मतलब वॉइस माने तो बोलना हो जाता है, मतलब मेरी खुशियों को ये बोल करके दिखाती है। तो ये एक ह्यूमन की तरह है, जैसे मेरा कोई दोस्त है वो मेरी खुशियों में शरीक हो जाए, उसमें शेयरिंग करे, तो इसी तरीके से ये एक ह्यूमन है, एक मानव की तरह है लैंग्वेज, तो एक इंसान है, ये मेरी खुशियों में मेरे साथ है, मेरी जॉयज को वॉइस करती है, उसे बताती है। मेरी लॉन्गिंग्स को, लॉन्गिंग होती है मेरी इच्छाएं, डिजायर्स, मेरे डिजायर्स को, मेरे जोयस को, मेरी आशाओं को, होप्स को, एंड इट इज यूजफुल टू मी एज, और ये मेरे लिए इतनी यूजफुल है लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, भाई लैंग्वेज का सभी के लिए जो भी लैंग्वेज होगी वो इसी तरीके से होगा, तो वो कहती है कि ये लैंग्वेज नहीं है, ये एज ए ह्यूमन है, जैसे मैं ह्यूमन हूं ना, ऐसे ये मेरी खुशियों को वॉइस देती है, मेरे जॉयज को दिखाती है, बोलती है, मेरे डिजायर्स को मेरे अंदर से बाहर निकालती है। भाई मान लिया अगर वॉइस ना हो, आवाज ना हो, तो मेरी डिजायर तो अंदर ही पड़ी रहेगी ना, तो ये उसकी आवाज है। इट वॉइसेस, तो इट वॉइसेस माई जॉयज, ये मेरे जॉयज को वॉइस करती है, मेरी लॉन्गिंग्स को करती है, माई होप्स, और मेरी उम्मीदों को, आशाओं को, एंड इट इज यूजफुल टू मी, और ये मेरे लिए ऐसे ही यूजफुल है जैसे काउइंग इज टू क्रो। ये काव जो है ना, CAW, काव काव, ये वर्ड, इसकी वॉइस होती है क्रो की, तो कौवा जो होता है उसकी आवाज काव होती है, तो वो काउंग वो आवाज है, ये मेरे लिए इतनी ही यूजफुल है जैसे कि एक कोय की आवाज क्रो के लिए, जैसे क्रो के लिए उसकी आवाज, ऑफ रोरिंग टू लॉइंस, जैसे दहाड़ना लॉइन के लिए, जैसे काव काव कौवे के लिए, दहाड़ना लॉइन के लिए, या गुर्राना, जो रोरिंग करना होता है ना लॉइन के लिए, जितना वो इंपॉर्टेंट है, जैसे काव काव की आवाज कोय के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, इन द सेम मैनर इट इज आल्सो यूजफुल फॉर मी, मेरे लिए मेरी लैंग्वेज जो ये इंग्लिश है ये ऐसे ही है, बिकॉज इट ब्लड्स आउट मतलब बाहर निकालती है, तो इट थ्रोज, इट ब्लड्स आउट, तो ये बाहर निकालती है, इट ब्लड्स आउट माई जॉयज, वट एवर इज गोइंग ऑन इन माई हार्ट, इट मीन्स सपोज इट इज द मूड ऑफ जॉय, और जॉय चल रहा है मेरे अंदर, तो मेरे जॉयज को बाहर शो करती है, दिखाती है, वो है मेरी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही यूजफुल है, जैसे काव काव की आवाज कोए के लिए होती है, जैसे रोरिंग जो होती है वो लॉइन के लिए होती है, इन द सेम मैनर इट इज आल्सो यूजफुल फॉर मी। फिर वही बात बोल रही है, इट इज अ ह्यूमन स्पीच, ये मानवीय स्पीच होती है मेरी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, द स्पीच ऑफ द माइंड, ये मेरे माइंड की आवाज है, मेरे माइंड में जो चल रहा होता है उसे बाहर निकालती है, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और तुम इसमें मुझे सलाह दे रहे हो कि इसमें बोलो, उसमें लिखो, उसमें नींद का सपना देखो, तो व्हाई आर यू जस्ट डूइंग सच टाइप ऑफ द थिंग्स, बिकॉज इट इज माइंड, ये मेरी है, ये मेरी चॉइस है,
ये मुझे जहां ठीक लगेगा मैं उसे ऐसे करूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही मतलब बहुत वैल्यूबल थिंग है। मेरे अंदर की लॉन्गिंग्स, मेरी डिजायर्स, मेरे जॉयज, मेरी सारी चीजें, मेरी सोच, मेरी उम्मीदें, मेरे होप्स, वो सब मैं इस लैंग्वेज से ही बाहर निकालती हूँ। और ये एक एज ए ह्यूमन है। फिर कहती है ये जो स्पीच है ना, इट इज ह्यूमन स्पीच, द स्पीच ऑफ द माइंड। ये स्पीच माइंड की स्पीच है, मतलब मेरे माइंड की, जो माइंड में चलता है ना, उसकी आवाज है। द स्पीच ए माइंड दैट सीज, ये कह रहे कि इट इज द स्पीच ऑफ द माइंड दैट इज हेयर एंड नॉट देयर। जो यहाँ है वहां नहीं है, मतलब जो मेरे माइंड में चल रहा होता है, जो मेरा माइंड, जो संतुलित मेरा माइंड है, विच इज हेयर नॉट देयर, जो वहां, मतलब जो मेरा माइंड के अंदर है ना, वो उजागर करती है, ये वो है। ए माइंड, वो माइंड जो उसके अंदर आता है, जो क्या देख करके आता है। ए माइंड दैट सीज, मेरा माइंड जो भी देखता है। हियर, जो सुनता है। एंड इज अवेयर, ये जिसके प्रति वो जागरूक है। मतलब मेरा माइंड जो देखता है, जो सुनता है, जिसके प्रति अवेयर है, वो सारी बातें, वो सारी चीजें, ये मेरी जो लैंग्वेज है ये उसे उजागर करती है। तो हम जो देखते हैं हमारे माइंड में आता है, फिर हम बोलते हैं। यही तो प्रोसीजर है स्पीच का। आपने ऑर्गन ऑफ स्पीच वाला चैप्टर फोनेटिक्स अगर पढ़ी होगी किसी बच्चे ने, तो वो होगा, पहले हम कोई चीजों को देखेंगे, देखने के बाद में हमारे अंदर एक विचार आएगा, फिर वो विचार बाहर को निकलेगा, तो वो स्पीच की जरूरत पड़ेगी। तब हमारे ऑर्गन्स हिलेंगे, तब हमारे वोकल कॉर्ड्स है, हमारे लंग्स है, हवा भरेगी बाहर को, कैसे नेसल साउंड आएगी। वो सारी चीजें आपने फोनेटिक्स जिसने पढ़ी होगी उससे पता भी होगा। तो यहाँ उसी बात को इसने बोला कि भाई ये जो है ना, ये एक एज ए ह्यूमन है, जो लैंग्वेज है हमारी। और ये जो माइंड में चलता है, जो माइंड में होता है ना, उसकी आवाज है। द स्पीच ऑफ माइंड दैट इज हियर एंड नॉट देयर, ये माइंड की स्पीच है। और माइंड जो देखता है, जो सुनता है, जिसके प्रति वो जागरूक होता है, वो चीजें स्पीच से बाहर निकलती है। ये जो लैंग्वेज है ना, वो इस तरीके से बताई है उसने। और फिर आगे कहा है, नोट द डीप ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म। इसने फिर ये बोला कि नोट द डीप ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म ऑफ, और ऑफ मानसून, और क्लाउड्स ऑफ द रेन, और द इनकोहेरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फनरल फायर। अब यहां पर एक तुलना कर दी उसने कि देखो, ये जो मेरी स्पीच है ना, वो एज ए ह्यूमन है, वो ऐसे नहीं है जैसे इनकी होती है। अब किनकी होती है देख लो। वो बोल रही है, कहती है कि नोट द डीप ब्लाइंड, ये वो स्पीच नहीं है जो डीप, बहरी, और ब्लाइंड माने अंधी होती है। स्पीच ऑफ ट्रीज। अब ट्री की स्टॉर्म में, जब तूफान में आवाज आती है किसकी, ट्री की, पेड़ की। अब वो सरसर की आवाज होती है, आप देखो जब आंधी से चलेगी ना, पेड़ों की जो आवाज आती है, उस आवाज को बताया है कि वो आवाज ब्लाइंड एंड डीप स्पीच होती है। मतलब उसका कोई सार नहीं होता, उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो मीनिंगलेस होती है। तो मेरी जो स्पीच है, कमला दास कहती है, वो मीनिंगफुल है। तो वो स्पीच है, वो एज ए ह्यूमन है। वो ऐसे नहीं है, वो बहरी, अंधी स्पीच जो ट्री की होती है, या फिर ऑफ मानसून क्लाउड्स, मानसून के जो बादल होते हैं, बादलों की जो आवाज होती है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। या फिर रेन, बारिश की आवाज, अब इसने वे सारी आवाज दे दी है जो इधर उधर मौसम मौसम की होती है। या फिर द इनकोहिरेंट मटरिंग ऑफ द ब्लेजिंग फर्नल फायर। फर्नल फायर, फायर माने चिता होती है, फर्नल अंतिम संस्कार होता है। चिता में ब्लेजिंग माने चमक होती है, और मटरिंग बड़बड़ाना होता है। इनकोहिरेंट होती है कर्कश की आवाज, मतलब उबड़ खाबड़ सी। मटरिंग बड़बड़ाती हुई आवाज, मतलब जब कोई चिता जलती है उसमें चरचर सी की आवाज आती है, अगर कभी आपने इस चीज को महसूस करा हो, तो वो जो आवाज होती है ना, उसका भी कोई सेंस नहीं होती, मीनिंगलेस होती है। किसी चिता की चमक, मतलब आगों की लपटों पे जो वहां पे जो आवाज आती है, जब उसकी डेड बॉडी जलती है, तो उसमें चर सी की आवाज आती है। वो आवाज का भी कोई सेंस नहीं होता, सेंसलेस होती है। बादलों की भी ऐसी आवाज होती है, और ट्री की भी। ये सारी आवाजें डीफ एंड ब्लाइंड होती है। तो ये मेरी आवाज जो है, वो एज ए ह्यूमन स्पीच है, जो माइंड में देखता है, जो माइंड सोचता है, उसे बाहर निकालती है, मीनिंगफुल है, जिसे समझा जा सकता है। ये ऐसी स्पीच नहीं है जैसे, या ऐसी लैंग्वेज, या वो आवाज नहीं है जो ट्री की होती है, जो मानसून के
कि क्लाउड्स की होती है, रेन की होती है, या फिर जो चिता में जब आग जलती है तो उसमें से जो आवाजें आती है वो होती है। तो इस तरीके से वे आवाज मीनिंगलेस होती है, बट माई वॉइस इज मीनिंगफुल एज ए ह्यूमन स्पीच है मेरी। तो मुझे मेरी स्पीच में बोलने दो ना भाई, मुझे जो अच्छा लग रहा है मुझे उसे करने दो। आप क्यों मुझे बीच बीच में इंटरप्ट करते हो, मुझे क्यों सलाह देने आ जाते हो कि इसमें बोलो, उसमें सोचो, उसमें करो। तो ये चीज को कमला दास यहाँ पर बोलती है कि इट इज नॉट फेयर दैट यू विल सजेस्ट मी इन दिस मैनर। अब ये अपनी पर्सनल लाइफ पे आती है थोड़ा सा। कहती है आई वाज चाइल्ड, मैं बच्ची थी जब, छोटी थी। एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू, बाद में उन्होंने बताया। अब यहाँ उन्होंने, वही हो गया समाज, रिश्तेदार, परिवार, भाई बहन, ये सब उसमें दे में सब कुछ आ जाता है। एंड लेटर, बाद में, दे टोल्ड मी आई ग्रू, मुझे बताया कि मैं तो बड़ी हो गई। अब देखो ये यहाँ पर चाइल्ड मैरिज वाली बात को भी बताई गई है, क्योंकि बहुत कम एज की थी कमला दास, अप्रोक्सीमेटली 14 ईयर्स ओल्ड थी। इसकी शादी हो जाती है और इसकी जो मैरिज होती है, वो इंसान जो था, वो इस जिससे इसकी शादी हुई, इसका जो हस्बैंड था ना, वो कभी भी ना तो इसे मारता था, ना वो कोई दारूबाज ऐसा था, ना वो इंसान बुरा था। वो कोई ऐसा भी नहीं कि इसे परेशान बहुत करता था, लेकिन ये उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। उसके पीछे लॉजिक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बिकॉज सी वांट्स लव, ये लव चाहती है, या सी वांटेड लव। और ये मतलब उससे लव से सेटिस्फाइड नहीं थी। वैसे वो कभी उसने इसके साथ बुरा नहीं करा। ये बात भी हमें इसकी पोयम से ही पता लगती है, इस पोयम से नहीं, इसकी और पोयम है जिसमें इसने खुल के उन चीजों को बताया। आई वाज चाइल्ड बता रही है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं इस पोयम के माध्यम से आपको बताने की कोशिश भी करेगी कि एक लड़की उस समय की, उस दशक की, अगर बात करें कि कमला दास वाले टाइम पे, आज अगर कमला दास होती तो इस पोयम को ना लिखती। इसलिए नहीं लिखती क्योंकि अब वो नहीं है बात गर्ल्स के साथ जो पहले हुआ करती थी, कि वो इमेच्योर उनकी मैरिज हो जाया करती थी। तो लड़कियों की शादी 14 ईयर ओल्ड नहीं होता, यहाँ एक एज आ जाती है जैसे हमारे मदर एंड फादर की, मतलब लगभग अगर देखा जाए तो ये बात है कोई 25-30 साल पहले, 35-40 साल पहले, मतलब इस जब ये चीजें चल रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे सोसाइटी रिफॉर्म कर रही है, अब ऐसा नहीं है। तो ये लेकिन पुरानी बातों को बता रही है। देखो क्या कहती है, अरे मैं तो छोटी बच्ची थी, आई वाज चाइल्ड एंड लेटर, बाद में, जैसे मैं तो छोटी थी, मतलब बच्ची बता रही है अपने आप को, तो उन्होंने मुझे बताया, मतलब मेरे परिवार वालों ने, कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ। ये खासकर माँ बताती है, बाद में फिर मतलब ये बातें होने लग जाती है कि भाई अब आप बड़ी हो गई हो, अब आपका पहनावा ये होना चाहिए, अब आपको ऐसे बात करनी चाहिए। कि मुझे ये बताया गया कि आई हैव ग्रोन, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। फोर, क्योंकि आई बिकेम टॉल, मैं थोड़ी लंबी भी थी कद काठी से। माई लिम्ब स्वेल्ड एंड 1 or 2 places स्प्राउटेड हियर। अब ये बता रही है कि शायद मेरे घर वाले इसलिए भी कह रहे थे कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, बिकॉज आई बिकेम टॉल, मैं मेरी लंबाई भी हो गई थी। और बताती है माई लिम्स पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं, स्वेल्ड ऊपर कोठना होता है, एंड 1 or 2 places स्प्राउटेड हेयर। स्प्राउटेड माने उगना होता है, 1-2 प्लेस पर हेयर स्प्राउटेड हो गए थे। जैसे मेल के लिए होता है मूछे आ जाना होता है, ऐसी गर्ल्स के लिए बताया गया है कि 1 and 2 places हेयर स्प्राउटेड हो गए, जो ये शो कर रहे थे कि नाउ आई एम गोइंग फॉर मैच्योरिंग एज। तो अब मेरे घर वाले, कि भाई अब तुम्हारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी, तुम्हारी जो फिजिकल फिजिकल लिम्स है वो ग्रो हो रहे हैं, इट मीन्स यू आर नाउ मैच्योर। मैच्योर तो क्या कहेंगे, मतलब अब तुम बड़ी हो, ऐसे उन्होंने बोल दिया। When I asked for love, not knowing what else to ask for, he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door. When I asked for love, जब मैं लव को आस्क फॉर कर रही थी, आस्क फॉर माने होता है डिमांड करना, मतलब मुझे लव की चाह थी, इच्छा थी जब मेरी, नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू आस्क फॉर, बिना ये जानते हुए व्हाट एल्स टू आस्क फॉर, कि मैं क्या मांगू, मतलब व्हाट एल्स, मुझे क्या आस्क फॉर, मतलब क्या डिमांड करनी चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए लव के लिए, ये जाने बिना, जब मुझे लव की चाह थी, जब मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्या कहूँ, किस तरीके से मुझे कहना चाहिए, ए यूथ। अब यहाँ पे कहा कि व्हेन आई आस्क फॉर लव,
नॉट नोइंग, जब आई आस्क फॉर, जब मैंने लव के लिए कहा, तो मतलब मुझे लव की इच्छा थी। नॉट नोइंग व्हाट हैज टू आस्क फॉर, बिना ये जाने कि मैं किससे इस चीज के लिए कहूं। ही ड्रू ए यूथ ऑफ 16 इनटू द बेडरूम एंड क्लोज द डोर। ही ड्रू ए यूथ, अब यहाँ ही हो सकता है उसने अपने फादर के लिए कहा हो। उन्होंने एक यूथ को जो 16 साल का था, मतलब ये 14 ईयर ओल्ड हो गई, वो 16 ईयर ओल्ड था, 16 ईयर ओल्ड एक यूथ था, उसे मेरे बेडरूम में, ड्रू माने खींच लेना होता है, खींच दिया, और क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दिया। अब यहाँ एक बात ये बोली जा रही है, देखो एक लाइन में उसने ये बता दिया कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। अब ये एक तरह से ये थोप देने वाली बात आ रही है, मतलब वो ऐसे कि उन्होंने क्या भाई, अब इसे, नाउ सी नीड्स लव, अब उसे, अब वो ग्रो हो चुकी है, मतलब वो मैरिज के एलिजिबल हो चुकी है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, तो उन्होंने एक यूथ को मेरे रूम में बंद कर दिया। सेंस ये आ रही है कि जैसे जबरदस्ती वाली बात आ रही है, कि ना मुझसे पूछना, ना कोई बताना, एट वंस दे डिसाइडेड, पहले ऐसे ही होता था, दे डिसाइडेड एंड एट वंस शी गॉट मैरिड, और उन्होंने इसकी शादी करा दी। तो इसने एक लाइन में ऐसा कर दिया कि एक 16 ईयर ओल्ड यूथ को मेरे रूम में बंद कर दिया और चले गए, ऐसे बोल रही है। तो इसका मतलब थोप सी दिया, मतलब उन्होंने ऐसा कर दिया। ही ड्रू ए यूथ ऑफ 16 इन टू द बेडरूम, बेडरूम में उसे ड्रू करा, खींचा, एंड क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करके वे चले गए, मतलब मेरी शादी कर दी। ही डिड नॉट बीट मी, अब उस व्यक्ति ने मुझे पीटा नहीं, मतलब मुझे ऐसा तो कुछ नहीं कि मुझे वैसे पीड़ित करा हो। ही डिड नॉट बीट मी बट माई सैड वुमन बॉडी फेल्ट सो बिटर, लेकिन मेरी जो सैड वुमन बॉडी थी ना, वो ऐसे महसूस हो रही थी, बिटन हुई। तो इट मीन्स ये बताने की कोशिश भी यहाँ पर कमला दास कर रही है कि इन इमेच्योर एज में द लेडी, मोस्टली वो लेडीज के लिए बोलना चाह रही है, कि दैट दे आर नॉट फिट फॉर फिजिकल रिलेशनशिप, ये सेंस है उसकी। बट माई सैड वोमेन बॉडी फेल्ट सो बिटन, द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वूम क्रस्ड मी, आई सैंक पिटीफुली, जो वेट था मेरे बॉडी का और मेरे पूरे शरीर का, मीन्स दैट द सीक्रेट पार्ट्स ऑफ द लेडीज के बारे में बात कर रही है, वो मुझे क्रस्ट कर रहा था, मतलब मुझे खुद ऐसा लग रहा था जैसे ये चीज मेरे ऊपर हावी होती जा रही है। आई श्रैंक पिटीफुली, और मैं सुकड़ गई दया से, दया, पिटीफुल होता है दयनीय, मेरी स्थिति बड़ी दयनीय थी उस समय। और मैं कुछ, मतलब इट मीन्स दैट आई एम हेल्पलेस, आई वॉज अनेबल टू डू एनीथिंग बिकॉज आई कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट मैंस विश, मैं उसकी विश के अगेंस्ट भी नहीं जा सकती थी। वट एवर ही डिड अगेंस्ट मी, एंड आई वॉज टोटली हेल्पलेस, एंड आई डिड नॉट स्टॉप दैट पर्सन आल्सो। तो ये चीजें, मतलब अनविलिंगली आई हैड टू बी इन्वॉल्व इन सच टाइप ऑफ द एक्टिविटीज। तो ये उसने बताया। अब ये वो अपने लिए नहीं कह रही, वो कह रही है कि जैसे मेरे साथ हुआ ना, एट दैट टाइम इट वाज गोइंग ऑन फॉर ऑल गर्ल्स इन द सेम एज, जो इस एज की, ऐसा नहीं कि इसी के साथ ऐसा हुआ है 14 साल की शादी कर दी या 13 साल की कर दी, सभी के साथ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन सब बता नहीं सकते थे ना, बिकॉज ऑल लेडीज आर नॉट राइटर्स। ये थी राइटर, इसने बता दिया, और जो राइटर थे भी वे भी नहीं बता पा रहे थे, लेकिन ये कमला दास थी, इसके अंदर ये खूबी थी, इसने ये चीजें उजागर करी। आज आप पढ़ रहे हो तो पढ़ा भी जा रहा है, उस टाइम पे ये पोयम आई तो आप समझो कि उस समय पब्लिक ने जब इसे पढ़ा होगा तब क्या सोचा होगा कमला दास के बारे में, कि देखो ये कैसा लिख रही है। देन तब, अब शादी हो गई बता रही है कि, लेकिन थी तो छोटी सी। आई वॉर ए शर्ट, भाई मैंने एक शर्ट पहन ली, एंड माई ब्रदर ट्राउजर पहन लिया, जैसे मैं पहले पहनती थी, भाई मैं ऐसे, तो मैंने वो पहन लिया। कट माई हेयर शॉर्ट, बाल भी मैंने कटा लिए जैसे लड़कों के होते हैं, एंड इग्नोर्ड माई वोमेनलीनेस, मैंने जो लेडीज वाद, मतलब स्त्रीवाद जो होता है, वोमेन वाली जो क्वालिटीज होती है, जैसे लेडीज वाले कपड़े या बाल या बोलना चलना, वो सारी चीजें मैंने इग्नोर कर दी। मतलब मुझे अभी लग नहीं रहा था कि देयर वॉज एनी बिग चेंज इन माई लाइफ। भाई अब एक 14 साल की बच्ची को आप खुद देख लो कि वो कैसे महसूस करे, शादी कर दी, लेकिन मुझे अपने आप में बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं थी।
मतलब मुझे कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग लाइफ में नहीं दिख रही थी। तो जैसे मैं पहले कपड़े पहनना रहना सहना था ना, ऐसी नॉर्मली जब तक बच्चों को खुद नहीं पता होता, आप देखो एक एज वो होती है लगभग 12 के आसपास की ले लो, उस समय मेल और फीमेल उन दोनों को इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ। वे आपस में बात कर ले, कहीं भी चले जाए, बोल ले, कुछ भी खा ले, कुछ भी पहन ले, उन पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उन्हें समझ आनी स्टार्ट हो जाती है कि भाई मैं तो एक लड़की हूँ या मैं एक लड़का हूँ, तो मुझे उसी दायरे में रहना चाहिए, मुझे इसी तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, तो वो चीजें बाद में आती है निकल करके। लेकिन अभी ये इतनी मैच्योर अपने आप को नहीं समझ रही थी, तो मैं इग्नोर कर रही थी वोमनलीनेस को। इट मीन्स जो लेडीज से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती है, जो वो सब चीजें तो मैं इग्नोर कर रही थी। ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल बी वाइफ, दे सेट। अब यहाँ पर फिर दे वर्ड आया, उन्होंने कहा। अब इसके परिवार वाले, ससुराल वाले, उन्होंने कहा ड्रेस इन साड़ी, अब साड़ी पहनो। अब देखो साड़ी पहनने की बात आ गई। और बी गर्ल बी वाइफ, एक लड़की बनो, लड़कों की तरह मत रहो। बी वाइफ, अब वाइफ बनो, मतलब जो एक वाइफ होती है ना वो बनो। दे सेड, उन्होंने कहा अब लड़कियों वाला, अब तुम शादीशुदा हो, एक औरत की तरह बिहेव करो, उनकी तरह तुम कपड़े पहनो, उनकी तरह बोलो, चलो, रहो, ऐसा करो। बी एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी तो होता है कढ़ाई सिखाई सीख, वो होता तो पहले है, शादी से पहले होना चाहिए। लेकिन जब छोटी उम्र में शादी हो जाती है ना, तो अब तुम एम्ब्रॉयडरर बनो, मतलब एम्ब्रॉयडरी सीख लो, ये कढ़ाई बुनाई जो होती है। बी कुक, कुक बन जाओ, मतलब कुकिंग भी सीखो। शादी के बाद चल रही है ये बातें, क्योंकि अब 10 साल की थोड़ी सीखती हो। तो अब जब छोटी एज में शादी होगी, तो अब कहा जा रहा है उससे, समाज कहता है कि अब लड़कियों की तरह रहो, औरत की तरह रहो, साड़ी पहनो और एम्ब्रॉयडरी सीख लो, कुकिंग सीख लो। बी ए क्वारलर विद सर्वेंट, सर्वेंट से क्वारलिंग करने वाला, झगड़ने वाला। मतलब अब जैसे नौकर चाकर होते हैं ना, तो उनसे कोई गलत काम करता है तो क्वारलिंग करो कि भाई तुम क्या करो, तो मतलब एक मालकिन वाला अधिकार, वही लेडीज वाला मालकिन वाला, वो वाला अपनाओ। फिट इन, इसमें फिट हो जाओ, अब इस समाज में फिट हो जाओ। फिट इन, ओ बिलोंग, क्राइड द कैटेगराइजर्स, ओ बिलोंग, इन चीजों से बिलोंग करो, ये चीख करके बोले कैटेगराइजर्स। ये कैटेगरी वाले, कैटेगरी वो हुई वही समाज, जो हमारी कैटेगरी के है ना, मतलब हमारे समाज के लोगों ने, जैसे वो दे वर्ड यूज करती थी ना कि दे सेड, अब यहाँ ये वर्ड यूज करा, कैटेगराइजर्स हो गए, जो मेरे वो इस समाज के व्यक्तियों ने क्राइड करा, चीख करके बोले, मुझसे कहा फिट इन चीजों में फिट हो जाओ, बिलोंग करो, इन चीजों से जुड़ो, बिलोंग माने जुड़ना हो जाता है ना, इनसे संबंध करो, इन बातों से। सबने मुझसे फिर ये कहा एक आवाज में कि नौकरों पे कैसे काबू पाया जाता है, एम्ब्रॉयडरी सीखो, कुकिंग सीखो, एक वाइफ बनो, साड़ी पहनो, ये सारे काम करो, वोमेनली वाला काम करो, जिसे मैं इग्नोर कर रही थी। उस चीजों को सबने प्रेसाइज कर दिया मेरे ऊपर, बोल रही है। और ये भी कहा उन्होंने डोंट सिट ऑन वॉल्स। अब जैसे आप कुएं पर बैठ जाना, ये सब चीजें, अब यहाँ बैठना, नहीं सॉरी, दीवार पर, दीवारों पर अब यहाँ ऐसे मत बैठा करो जैसे पहले बैठ जाया करती थी ना। डोंट सिट ऑन वॉल्स, दीवार पे मत बैठो। पीप इन थ्रो, और झांका, झांको मत ना, पीप माने झांकना होता है ना। इन थ्रो अवर लेस ड्रैप्ड विंडोज, अब लेस ड्रैप विंडो होती है खिड़की में, लेस ड्रैप्ड, लेस को धागा सा होता है ना, लेसिस, तो उसे खींच लेते हैं तो वो खिड़की खुल जाती है। अब खिड़की में खड़े होकर के पीप इंटू होता है ना, झांकना, देखना, किसी चीज को झांक करके देखना पीप इंटू होता है। टकटकी लगा के देखना स्टेयर होता है, बारीकी से देखना ऑब्जर्व करना होता है, अचानक कोई देखना सी होता है, इंटरेस्ट लेके देखना वॉच होता है। तो उसने कहा कि भाई अब ये वाले काम छोड़ दो, अब बचपन वाले, लड़कपन वाले कार्यों को छोड़ दो, दीवार पे कहीं भी बैठ गए, खिड़कियों से झांक रहे हो, अब ये वाले काम तो बंद कर दो बिल्कुल, ठीक है ना। और ऐसे ताका झाकी देखना, मतलब ये शोभा नहीं देता, इट इज नॉट फिट फॉर ए लेडी, फॉर ए वाइफ, अब ये सही नहीं है, तो इन चीजों को तो अब तुम बिल्कुल छोड़ दो। अब यहाँ पर एक लाइन बोल दी, इससे इसके नाम भी पता लग जाएंगे आपको। इसके 3 नाम है, बी एमी, बी कमला, और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी जो नाम है ये मलयालम का है, इसका ही है कमला दास का, अनमेरिड।
नेम जो था वो माधवीकुट्टी था। बाद में से एमी के नाम से जाना गया, इंग्लिश में ये क्रिश्चियन नेम हो गया, ये मलयालम वाला हो गया, और कमला दास एक तरह से इंग्लिश वाला कह सकते हो आप। तो ये तीन नाम से, वैसे तो इसका एक नाम और भी था, कमला सुरैया कहने लगे थे इसे। इसने इस्लाम धर्म जो था वो अपना लिया था। जब कमला दास की हम बायोग्राफी पढ़ेंगे तब उसमें वो क्वेश्चन आएगा। तो इसने इस्लाम धर्म, इसने दो बच्चे थे मुस्लिम, उन्हें भी एडॉप्ट कर लिया था, उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनाया। तो ये मतलब इस तरीके के नेचर की भी रही थी। और इसके अनुसार धर्म, भगवान, अल्लाह, ये कुछ ना हो करके सबसे ज्यादा बच्चे, माँ बाप, मतलब इन चीजों को प्राथमिकता देने वाला वो भी तरीका था कमला दास का। तो कमला दास यहाँ पर उससे कहा जा रहा है कि मुझे जो कैटेगराइजर्स है, जो मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे सारे जो समाज वाले हैं, वो मुझसे कहते थे कि तुम वॉल्स पे मत बैठा करो, अब ऐसे झांका ताकि मत किया करो, अब एमी बनो। एमी क्रिश्चियन नेम हो गया, एमी बनो, कमला बनो। अब ये बड़े हो गए ना, या फिर बेटर स्टिल भी माधवी कुछ, इससे अच्छा है कि तुम मलयालम वाली। क्योंकि जो देखो, मैं आज भी आपको बताऊं, साउथ का जो कल्चर है ना हमारा, साउथ का मतलब जैसे आप महाराष्ट्र चले जाओ या तमिलनाडु या केरला चले जाओ, आज भी, आज के बाद में बोल रहा हूँ, 2025 की बात बोल रहा हूँ, आज भी हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति अगर बचा के रखी हुई है तो उन्होंने बचा के रखी हुई है। और सबसे बुरे कल्चर को बर्बाद करने में, खत्म करने में अगर कोई है तो नॉर्थ वाले हैं। और नॉर्थ में भी सबसे ज्यादा जो बुरा इलाका है वो एनसीआर का है। एनसीआर मतलब बुरे से मतलब मेरा यहाँ पर है, जो कल्चर को बिल्कुल ठोकर मार के चल रहे हैं, वो यहाँ पर है। उसमें भी जहां हम रह रहे हैं वो सबसे, इन चीजों में अगर देखें तो सबसे करप्टेड जो क्षेत्र है वो वही है जहां हम रह रहे हैं। हम बिल्कुल अपने कल्चर से बहुत दूर हैं, हम ज्यादातर वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। आज भी वहां की लेडीज के अगर आप कल्चर देखोगे, बात मैं केरल की कर लूं, तमिलनाडु की, दो स्टेट तो ज्यादा हो गए। जितना ऊपर को हम कंट्री में ऊपर को उठते चले जाएंगे उतने ही बुरे होते चले जाएंगे, ये समझ लो। जितना नीचे की साइड है ना, भाई सबसे नीचे केरल है, इधर की साइड में तमिलनाडु है। अब केरल से जब ऊपर को महाराष्ट्र की तरफ, कर्नाटक, महाराष्ट्र आ जाएंगे, तमिलनाडु से ऊपर की तरफ को चलोगे तो उड़ीसा, और फिर आपके आंध्र प्रदेश ये आएंगे। तो ये जो क्षेत्र मैंने अभी नाम गिनवाए हैं ना, ये इनमें थोड़ी गनीमत, मतलब हमारा पुराना कल्चर देखने को मिल सकता है। वहाँ का पहनावा, वहाँ का खान पीन, आप अपना खान पीन देख लो, सब बेकार हो चुका है। कोई एक चीज भी यहाँ पर जो भी आप खाते हो, कोई सब्जी लेते हो, सब इतनी ज्यादा केमिकलाइज हो चुकी है, सब में मिलावट हो गई है। इंसानों के साथ साथ यहाँ की चीजों में भी पूरी मिलावट हो चुकी है। आज भी उधर शुद्धता है, कुछ दिन बाद आप देखोगे एज में भी, अब यहाँ कितने अटैक साउथ में पड़ रहे हैं और कितने इधर पड़ रहे हैं, ये देख लेना। हार्ट अटैक कितने यहाँ हो रहे हैं, साउथ में कितने हो रहे हैं। कितना कैंसर के मरीज यहाँ निकल के आ रहे हैं, साउथ में कितने आ रहे हैं, वो सब आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि कितना बड़ा डिफरेंस हो चुका है। तो यहाँ का खान पीन भी और रहना सहना सब चेंज हो चुका है। खैर, अब ये कहती है, मतलब वो ये बोल रही है कि एमी बनो, कमला बनो, और ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम माधवी कुट्टी बनो। माधवी कुट्टी जो नाम था इसका मलयालम का था, तो मतलब मलयालम वाली लेडी, वो वाली बनो तो ज्यादा अच्छा है। कभी तुम्हें, अब ये बॉम्बे पहुंच गई है ना, शादी हो गई है, तो कभी बम्बई की हवा लग जाए तो वो तो और भी बुरा है। तो ये कहा था। इट इज टाइम टू चूज ए नेम, ए रोल। उन्होंने कहा भाई अभी समय है, अपना कोई नाम चुन लो। अब यार नाम चुनने से मतलब नाम से नहीं है, उस नाम के अकॉर्डिंग बनो। और अगर तुम मारवी कुत्ते चुनोगी तो तुम मलयालम वाली लेडी बनोगी। तो अब ये समय है, सही समय है, इट इज टाइम टू चूज ए नेम। अब आपको नाम चुन लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपना रोल चुन लेना चाहिए कि हमें कैसा बनना है। तो रोल चुन लो, अपना नाम चुन। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स। अब ये गेम मत खेलो, बहानेबाजी वाले गेम, कि कभी ऐसा लड़का वाले भेष बना लिया, कभी ऐसा। अब सीरियस हो जाओ। ये वो कह रहे हैं जो इसके समाज के लोग हैं, कि अब डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स मत खेलो। डोंट प्ले एट साइजो साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया होता है जैसे माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब ये साइजोफ्रेनिया वाले खेल मत खेलो। और नेम्फो वाले, नेम्फो होता है कि जो ज्यादा, आप उस लेडी को बोलते हैं, उस लड़की को जो ज्यादा फैशनेबल होती है, तो उन्हें नेम्फो कहते हैं।
कि अब ये जो जैसे मॉडल्स टाइप में होती है ना, ये नेम्पो बनने वाला, कहते हैं कि बहुत ज्यादा तुम मतलब ज्यादा अपने आप को सजना सवरना, मतलब ये वाले नेम्पो वाले काम मत करो। और साइजोफ्रेनिया वाले, मतलब कि जैसे दिमाग डिस्टर्ब सा होता है ना, ऐसे गेम मत खेलो। अब सीरियस हो जाओ। मेरे समाज वाले मुझसे कहते हैं अब एक रोल चुन लो, सेलेक्ट कर लो कि तुम्हें जाना किधर है, क्या करना है। अब वो बच्चों वाली हरकतें खत्म कर दो। अब ये गेम्स का प्रिटेंडिंग मत करो, ये बहाने मत बनाओ। अब अपना जैसे कि भाई तुम्हें तो कोई जानकारी नहीं है, नेम्पो वाले ये वाले काम करने बंद कर दो। अब एक जैसे कि फैशन करना, ये करना, अब ये चीजें खत्म कर दो, ऐसे कहा उन्होंने। डोंट क्राई, एम्ब्रेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। और अब आप क्राई भी मत करना। मेरे समाज वाले मुझसे कहते हैं अब ये रोना धोना बंद करो। एम्ब्रेसली जो होता ना, यहाँ पर एम्बेरेस्ड होता है, जैसे जब हम बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो उसे बोलते हैं एम्बेरेस्ड। तो एम्बेरेसिंगली लाउड, अब ये शर्मिंदगी से चिल्लाना। वैन जिल्टेड इन लव, जब तुम लव में जिल्ट हो जाओ। जिल्ट होना होता है जब किसी को चीट कर दिया जाए लव में। अगर लव में, अगर तुम्हें यहाँ तो हस्बैंड की बात भी हो रही है, वैसे भी अगर कोई लव में जिल्ट भी कर दे तो उसके लिए आप क्राई मत करो, रो मत ना, चीखो मत ना। अब इन चीजों को सहन करना सीखो। इट मीन्स डोंट डिस्क्लोज सच टाइप ऑफ द थिंग्स बिफोर सोसाइटी। अब समाज के सामने ये चीजें नहीं, इन चीजों को अब कॉम्प्रोमाइज करो आप। अब यहां से ये अपनी टोन थोड़ी चेंज करेगी। अब बताती है, आई मैट ए मैन। ये बात हकीकत थी। ये ऐसा कहा जाता है कमला दास वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, बट शी आल्सो लव्ड एंड हैव फिजिकल रिलेशनशिप विद अदर्स। ये खुद उसने एक्सेप्ट करा। इस पोएम में तो खैर उतरता उतरता सा बोला है इसने, अपनी और पोएम में तो ये बिल्कुल उसे क्लियरली बताती है। लेकिन यहां भी देखो क्या कहती है, आई मेट ए मैन, मुझे एक व्यक्ति मिला। लव्ड हिम, मैंने उससे लव करा। कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, मैंने उसे कभी किसी नाम से नहीं बुलाया। ही इज एवरी मैन हु वांट्स अ वुमेन, वो सारे व्यक्ति है जो वुमेन को चाहते हैं। और जस्ट है जैसे कि मैं हूं एवरी वुमेन हु सीक्स लव, जो ये इसकी इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना बिल्कुल। अब यहां पर जो ये लाइंस है, ये फिलोसफिकल लाइन है, इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट वे लाइन होती है ज्यादातर, जो एक इंसान की व्यक्तिगत बात ना करके पूरी उस कम्युनिटी की बात करे। अब यहां ये बात कर रही है कि मैं, अब मैं का मतलब कमला दास नहीं है। मैं का मतलब है सारी लेडी उस एज की, और आफ्टर मैरिज वाली कह दो, जो उस सिचुएशन या बिल्कुल उस कैटेगरी की जिसकी कमला दास है। और आई मैट अ मैन, मैं एक मतलब लड़के से मिली या मैन से मिली। और वो मैन, अब यहाँ मैन का मतलब मैन नहीं है, वो सारे व्यक्ति की बात हो रही है कि इस एज में ऐसा होता था, लेडीज ऐसे करती थी, जेंट्स ऐसे होते थे। तो सबको एक सैंपल के तौर पे कमला दास हो गई, जिससे उसने लव करा, वो इंसान हो गया, नाम डिस्क्लोज नहीं कर रही है। और कहती है कि वो जो मैन था ना, इसका मतलब सब व्यक्तियों की, मैन की फितरत ऐसी थी और सब लेडीज की फितरत एक्टिविटीज ऐसी थी जैसी मेरी है। तो दोनों सेम थे। अब देखो क्या, ऐसा माइंड में फिट कर लो, क्योंकि आगे 4-5 लाइन इसके बाद की लाइन भी ऐसे ही चलेगी, अब लास्ट तक ऐसे ही चलेगी पोएम ये। और अब ये इंपॉर्टेंट लाइन स्टार्ट हो जाती है इसकी सारी पोएम की, जो अब से चलेगी। क्योंकि अब बात कमला दास की नहीं हो रही है। अब कमला दास अपनी बात करके, अपना नाम करके आई वर्ड यूज करेगी, और आई में वो सब लेडीज को लपेट लेगी। इसका मतलब जो उस समय की लेडीज थी वो ऐसी थी, उनके साथ ऐसा होता था। जो जेंट्स थे, जैसे मुझे एक व्यक्ति मिला, तो इसका मतलब हर लेडीज का कोई ना कोई किसी को इस तरीके से लव हो जाता था। वो व्यक्ति ऐसा चाहता था, तो जो मुझे मिला वो व्यक्ति मेरे प्रति ऐसे विचार थे। इसका मतलब कि इस समय व्यक्तियों के ये विचार हुआ करते थे। मैंने उसके साथ ऐसा कर दिया, तो इसका मतलब मैंने नहीं करा, उस समय की जो लड़कियां थी वो ऐसा करती थी। और जब वो ऐसा करती थी तो मैंने जिससे लव करा उसने मेरे साथ ये कर दिया। तो उसने नहीं करा, सब लड़के ऐसा करते थे लड़कियों के लिए। अब ऐसे ही विचार, ये सोच लेकर के अब आगे की पोएम पढ़नी है आपको। देखो, आई मैट ए मैन, मैं एक मैन से मिली, मैंने उसे लव किया।
कॉल हिम नॉट बाय एनी नेम, मैंने उसे नाम से नहीं बुलाया। ही इज एवरी मैन, क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो एवरी मैन है। इसका मतलब ऐसे ही थे सभी मैन। वो सारे एवरी मैन है हु वांट्स ए वुमन, जो वुमेन को चाहते थे। इसका मतलब मुझे नहीं चाहते थे, वो वुमेन को चाहते थे। वुमेन का मतलब यहां पर है लेडी, और लेडी का मतलब है उसका, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल बॉडी। वो एक वुमेन को चाहते थे। तो आई मेट ए मैन, लव्ड हिम, कॉल हिम नॉट बाय नेम, ही इज एवरी मैन हु वांट्स ए वुमेन, जस्ट एज, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव। मैं वो वुमेन थी जो लव खोज रही थी, मतलब मुझे लव चाहिए था। इसका मतलब जो लेडीज थी ना, वो लव की भूखी रह जाती, और जो जेंट्स थे वो वुमेन के भूखे, मतलब एक तरीके से फिजिकल लव, और मुझे चाहिए था स्पिरिचुअल लव। तो ये इसने मतलब यहां आकर के इसने एक तरीके से वुमेन के लव को स्पिरिचुअल बता दिया, और जो जेंट्स के लव को फिजिकल बता दिया। कि जो हर इंसान, उस जो लड़के हुआ करते थे, जो इंसान हुआ करते थे, वो फिजिकल बॉडी के भूखे थे, मतलब ऐसे बोलना चाह रही है ये। और अपने आप को कहना चाह रही है, या सारी लेडीज को कहना चाह रही है कि हमें तो लव चाहिए था, हमें असली रियल लव, स्पिरिचुअल लव की भूख थी। लेकिन उन व्यक्तियों को, जो जेंट्स हुआ करते हैं, उन्हें फिजिकल लव की भूख थी। फिर कंपैरिजन करेगी ये नदी से और समुद्र से करेगी, कि जैसे नदी होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा लहरें एकदम ऊपर नीचे को उठान भरती है। ऐसी डिजायर थी मैन की, और वुमेन थी समुद्र की तरह, जो बिल्कुल ऐसे शांत पड़ा रहता है, और बहुत उसके अंदर कैपेसिटी होती है, बहुत उसके अंदर सहनशीलता होती है, वेटिंग पावर होती है, जो वो मैन के अंदर है। ऐसे फिर उसका कंपैरिजन करेगी। तो अब देखो, फिर दोबारा देखो इसे। ही इज एवरी मैन, ही इज एवरी मैन हु वांट्स ए वुमन। तो वो व्यक्ति था जिसे वुमेन चाहिए थी, जस्ट एज आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव। मैं ऐसे थी जिसे लव चाहिए था, उसे वुमेन चाहिए थी, मुझे लव। देखो ये भी बोल सकती थी, उसे, वो ऐसा था, उसे लव चाहिए था और मुझे भी लव चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा, उसे वुमेन चाहिए थी और मुझे लव चाहिए था। इन हिम, उसके अंदर, द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, उसके अंदर वो भूखी उतावलापन था। हेस्टिंग माने उतावला। डोंट मेक हेस्ट, जल्दबाजी मत करो, ठीक है ना। हेस्ट, वो हंग्री हेस्ट रखे हुए था, उतावलापन था, भूखा, ऑफ रिवर वाला, जैसे नदी की लहरें एकदम छटपटाती रहती है ना, उसे ऐसा था। इन हिम, उसके अंदर, हंग्री हेस्ट था, रिवर वाला, नदी वाला, उसके अंदर जल्दबाजी थी। इनमी, मेरे अंदर, द ओशियन, समुद्र का, टायरलेस वेटिंग, टायरलेस जो कभी नहीं थकता और वेट करता रहता है। समुद्र की ये खासियत होती है कि वो एक, मतलब उसके अंदर उथल पुथल नहीं होती, तो जो वेटिंग करता रहता है। नदी में आप देखो, नदी का पानी किस तरीके से और जाके समुद्र में समा जाता है। समुद्र में बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, और ये बताया भी गया है। देखो यहाँ पर एक तरीका भी है, ये कहा जाता है कि जो वुमेन होती है, जो लेडीज होती है, उनके अंदर बहुत ज्यादा, आप इस वर्ड को क्या देंगे हम, कि मतलब उनके अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस होता है। ये कहा जाता है कि वुमेन में बहुत पेशेंस होता है इन कंपैरिजन ऑफ मेल। तो मेल की कंपैरिजन में फीमेल के अंदर बहुत ज्यादा पेशेंस है, और लेकिन मेल के अंदर पेशेंस नहीं है। तो ये एक बढ़िया कंपैरिजन करा है रिवर और ओशियन का। कंपैरिजन यहाँ पर कमला दास ने करा है। इन हिम, उसमें, द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, उसके अंदर तो रिवर वाली हंग्री, मतलब उतावलापन था, और मेरे अंदर, अब यहाँ मेरे से मतलब तो आप समझ रहे हो ना, लेडीज के अंदर, उसके अंदर से मतलब समझ रहे हो ना, मेल्स के अंदर। इन मी, द ओशियन वाला, टायरलेस, जो कभी नहीं थकता, वेट करता रहता है। हु आर यू, आई आस्क ईच एंड एवरी वन, तुम कौन हो, मैंने पूछा, ईच एंड एवरी वन, फिर जो भी मुझे वो मेल मिला, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो। द आंसर इज, क्वेश्चन, उत्तर ये मिला मुझे, इट इज आई, ये मैं हूं। एनीवेयर एंड एवरीवेयर आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई, जहां भी मैंने देखा, जिसे भी मैंने देखा, और वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई, उसने कहा मैं आई हूं इन दिस वर्ल्ड, ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द sword इन इट्स सीट। अब ये बोल रही है कि मुझे एक इंसान मिला या दो मिले, मैंने जिससे भी पूछा उसने कहा मैं हूं, मतलब मेल। और एनीवेयर एंड एवरीवेयर आई सी द वन, मैंने जो भी व्यक्ति देखा, हु कॉल्स हिमसेल्फ आई, वो अपने आप को आई। आई, यहाँ अहम वाली बात भी आ जाती है। मेल डोमिनेटेड कंट्री में मैं आई हूं,
आई मतलब अहम, घमंड। तो उसने कहा भाई मैं मेल हूं, इस वर्ल्ड में जिससे भी मैं मिली। ही इज टाइटली पैक्ड लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स टीथ, जैसे तलवार, शीत माने म्यान में, पैक्ड होती है ना, उसका वही दायरा होता है। तलवार म्यान में जाना मतलब एक ही ट्रिक्स, एक तरीके के एक्टिविटीज, एक तरीके की लिमिटेड एरिया, वहीं जैसे पैक्ड होती है ना, जिस तरीके से टाइटली पैक्ड हो जाती है, लाइक द सॉर्ड इन इट्स शीथ, बिल्कुल वो ऐसे ही टाइटली पैक्ड था जैसे एक तलवार म्यान के अंदर होती है। मतलब वो ही क्षेत्र, उसी तरीके से ही वर्क करना, सारे मेल जितने भी थे, जैसे एक तलवार म्यान में वही जाएगी, इसी तरीके से उसे जो उसके एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ने जो उसके वर्क निर्धारित कर रखे हैं ना, वो ही करेगा वो, उससे अलग नहीं जाएगा। मतलब एक भी मेल ऐसा नहीं था जिसे जिसे डिफरेंट कहा जा सके, सब एक जैसे थे, और सब रिवर की तरह थे, और सभी को जो हंगर थी वो लस्ट की थी, फिजिकल रिलेशनशिप की थी, सब ऐसे थे। और लेडीज जो है वो वेटिंग वाली या पेशेंस वाली ओशियन की तरह थी। ये इसने इसमें बोला है। ये इसका लास्ट स्टेंजा है। इट इज आई हु ड्रिंक lonely drinks at 12 midnight in hotels of strange towns. It is I who laugh. It is I who make love and then feel shame. It is I who lie dying with a rattle in my throat. I am sinner, I am saint. अब यहां पर उसने बताया ये मैं हूं। अब मैं से मतलब लेडीज, अलग अलग तरीके की लेडीज उसने बताई, कोई अच्छे काम कर रही थी, कोई बुरे कर रही थी, किसी ने से कुछ गलत हो जाता था। तो बाद में एक लाइन आएगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पोएम की, पहले मैं उस लाइन का ही जिक्र कर लूं। चौथी पांचवी लाइन है, आई एम सिनर आई एम सेंट। मैं सिनर भी हूं, पापी भी हूं, मैं साधु संत भी हूं। मतलब मैं अच्छे काम भी करती हूँ और मैं बुरे भी करती हूँ। तो यहाँ, और वे काम कौन से हैं? अब देखो आप स्टैंजा जैसे स्टार्ट, इट इज आई, ये मैं हूं, हु ड्रिंक लॉन्ली, जो अकेले ड्रिंक करती थी, ड्रिंक्स एट 12, 12 12 बजे, मिडनाइट में, होटल्स में, स्ट्रेंस टाउन्स के होटल में जा जा करके रुकना, ड्रिंक करना, ऐसी भी लेडीज थी। इट इज आई, ये मैं थी, हूँ लाफ, जो हंसा करती थी। इट इज आई हूँ मेक लव, जो लव करती थी, एंड देन फील सिंग, बाद में शर्मिंदगी महसूस करती थी। इट इज आई, ये मैं ही थी, हूँ लाई डाइंग विद ए रैटल इन माई थ्रोट, जो गले में रैटलिंग होती है, धम धम की आवाज, मतलब गले के जैसे खराश टाइप में, जब बुढ़ापे वाली सेंस है। इट इज आई, ये मैं ही थी, जो हूँ लाई डाइंग, जो ऐसे घुट घुट के बाद में गले में खराश होकर के लास्ट में मर जाना, तो ऐसे करके मरती थी। तो ये लेडीज के लिए उसने बताया कि कुछ ऐसी लेडीज थी, कुछ ऐसी थी जो लास्ट में जो सेम महसूस करती थी, लव करती थी, हंसती थी, होटलों में जाती थी, और मिडनाइट ड्रिंक व्रिंक करती थी, ऐसी भी लेडीज थी। आई एम सिनर आई एम सेंट, हम लेडीज में वो अपने आप को बोल रही है, मैं सिनर भी हूं, मैं सेंट भी हूं। अभी अकेली, ये खुद भी है ऐसी। खैर अगर देखें कमला दास, मतलब इसने अच्छे काम भी, ये तो सब इंसान होते हैं कि अच्छे भी है बुरे यहाँ पर, लेकिन ये जो बात बताई जा रही है पूरी फीमेल कैटेगरी के लिए बोली जा रही है। आई एम, मैं हूं, मैं सिनर भी हूं, मतलब हम में से कुछ लेडीज ऐसी भी है, मतलब मैं स्त्री, आप ऐसे समझो, वो कह रही है मैं एक लेडी, जो पूरी लेडीज जाति को एक तरीके से प्रेजेंट कर रही है। तो वो कहती है मैं सिनर भी हूँ, मतलब कुछ ऐसी भी है जो गलत काम करते हैं, और मैं सेंट भी, एक माँ वाला दर्जा भी है, साधु संत वाला भी है। आई एम द बिलव्ड, मैं वो भी हूँ जिसे लव किया जाता है, एंड बेट्रेड, और जिसे त्याग दिया जाता है, या विश्वासघात करना होता है बेट्रेड, जिसे छोड़ दिया जाता है। तो कुछ ऐसी भी है जिन्हें लव किया जाता है, किसी को बेट्रेड किया किया जाता है, और कोई सिनर है, कोई सेंट है। आई हैव नो जॉयज दैट आर नॉट योर्स, नो एक्स विच आर नॉट योर्स, आई टू कॉल माई सेल्फ आई। अब यहां पर एक ये लाइन है, इसे समझ लो, लास्ट लाइन है, इंपोर्टेंट है। उसने कहा मैं वे जॉय नहीं रखती दैट आर नॉट योर्स, जो तुम नहीं रखते, जो तुम्हारे नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ पर लेडीज के लिए है। वो ये कहा जा रहा है कि हमारी कोई खुशियां ऐसी नहीं है जो तुम्हारी ना हो, और कोई ऐसे दर्द, एक माने दर्द नहीं है जो तुम्हारे ना हो। इसका मतलब जो खुशी और दर्द हम रखते हैं वो सारा समाज, मतलब जो खुशियां हमें मिलती है वो दूसरों को भी मिलती है। अपने लिए भी कमला दास बोलती है कि भाई जो खुशी मुझे मिली है वो मैं ही नहीं, औरों को भी मिलती है। और जो दर्द, मतलब मेरी खुशियां और दर्द अलग नहीं है, वो सबकी तरह है।
अब वो ये बोलना चाह रही है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो खुशी या जो दर्द मुझे मिले हैं वो सारी फीमेल को मिलते हैं, वही खुशियां वही दर्द पूरे ह्यूमन बीइंग को मिलते हैं। तो मैं कोई अलग नहीं हूं, मैं सिनर भी हूं, सेंट भी हूं। आई हैव नो जॉयज, मेरे पास कोई वो जॉय नहीं है जो तुमसे जुड़ा हुआ ना हो। इसका मतलब मेरी खुशियां सभी की तरह वाली है, और मेरे कोई दर्द ऐसे नहीं है जो तुम्हारे ना हो। इसका मतलब मेरे अंदर ही आप सारी वुमेनहुड को देख सकते हो, पूरे स्त्रीवाद को आप मुझसे ही जोड़ के देख लो कि जो मेरे साथ हुआ है ना वो बहुतों के साथ हुआ है। अगर मुझे कहीं खुशी मिली है तो वो भी बहुत लेडीज को मिली है, और दुख मिले तो भी मिले। आई टू कॉल माई सेल्फ आई, मैं अपने आप को आई कहती हूँ। तो यहाँ पूरी स्त्रीवाद की बात हो रही है, पूरे लेडी लास्ट के दो स्टेंजे में कमला दास ने यही बात बताने की कोशिश करी है कि आई वर्ड जो यूज करा है ना, कि भाई मैं वो हूं जो, मतलब एक तरीके से ये बात कही गई है कि पूरे स्त्रीवाद को, लेडीज को उसने इस तरीके से लिया है कि आप मेरे अंदर से, आप मेरे बारे में अगर देखोगे ना तो आपको सब सब टोटल लेडीज, आपको मेरी मेरिट एंड डिमेरिट से ही आप सबको विचार कर सकते हो कि किस तरीके की लेडीज उस समय हुआ करती थी। तो इस तरीके से ये पोएम बनाई है। लास्ट के कुछ स्टेंजेस के इंपोर्टेंट है, कुछ लाइंस इंपोर्टेंट है जो क्वेश्चंस में बता भी दूंगा आपको। तो ये थी कमला दास की पोएम एंड इंट्रोडक्शन। और कमला दास का इंट्रोडक्शन में उसने अपने बारे में बताया है, पोएम का नाम ही दिखाता है, ऑटोबायोग्राफिकल टच है। एक इसकी एंथोलॉजी थी, एंथोलॉजी होती है कलेक्शन ऑफ पोएम्स, है समर इन कैलकाटा, 1965 में उसने पब्लिश करा था। उसके अंदर बहुत सारी पोएम थी, जिनमें से एक है ये। ज्यादातर समर इन कैलकाटा की ही पोएम्स इंपोर्टेंट है कमला दास की। तो 1965 में पब्लिश होना, आप समझ लो कि इस समय की बात हो रही है ये, 1965। तो इसका मतलब 35 ईयर वे हो गए, और 25 ईयर, 70 साल पहले की वुमेन के बारे में बताने की कोशिश कमला दास कर रही है। 70 से भी और पहले की ही लगा लो, क्योंकि उस समय तो ये पोएम पब्लिश हुई थी। और कमला दास ने, ऐसा तो है नहीं कि जब शादी हुई थी जब भी पोएम को तो बाद में लिखा है। तो अपनी और 80 साल पीछे, मतलब देश आजादी के 10-15 साल बाद कह दो। तो इस तरीके से ये पोयम जो है कमला दास ने लिखी है। और यहाँ देखने को मिला है कि पहले किस तरीके से लेडीज के साथ क्या होता था, लेडीज क्या सोचती थी, किस तरीके की मैरिज थी। चाइल्ड मैरिज तो वहाँ पहले बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थी, मतलब हुआ करती थी। और ये तभी की, मतलब कमला दास ने उन बातों को इसमें दिखा। और उस समय इतना बोल्ड होना, इस तरीके की पोएम्स लिख देना, और जबकि लेडीज को कोई ज्यादा राइट्स भी नहीं थे। और लेकिन तब नहीं लिखी, 1965 तक धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता रहा। तो तब ये पोएम काफी लेंथी हो गई है। तो यहाँ तक इस पोएम को आपको पढ़ना है। ठीक है।